नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार आपको नई नई जानकारी हम देते हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित, और इसके लिए हमारे कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, बात होगी कृषि स्टार्टअप की, और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, सबसे पहले आइए बात करते हैं विज्ञान और किसान की। हम सभी जानते हैं कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं, और ख़ासतौर से डेयरी व्यवसाय की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में भी अच्छा खासा मुनाफा हम कमा सकते हैं। आपको बता दें, हरियाणा राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, जो कि करनाल में स्थित है, एनडेराई जिसको हम जानते हैं। यहाँ पर लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है, और ना जाने हरियाणा में कितने ही ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं, खासतौर से महिलाओं के, जिन्होंने खुद से डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, समूह में रहकर अगर हम इस तरह के व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो कितना लाभ वहाँ मिल सकता है। और ख़ासतौर से ऐसी ही मिसाल जो लगातार हरियाणा की महिलाएं हैं वो देती आई हैं, और ख़ासतौर से अगर देखा जाए, ना सिर्फ अपनी लागत में उन्होंने कमी की है बल्कि आमदनी को भी बढ़ाया है। आइए इस बारे में नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष परियोजना चला रहा है। परियोजना का नाम है डेयरी आधारित माध्यमिक कृषि के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में सुधार। ये ऐसी परियोजना है जो डेयरी के क्षेत्र में आने के लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करती है। हरियाणा की बहुत सी महिलाओं ने डेयरी के जरिए आय सृजित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की परियोजना का उद्देश्य ये है कि महिलाएं खाली समय का इस्तेमाल डेयरी आधारित गतिविधियों पर करें और परिवार की आमदनी में योगदान दें। इसके लिए डेयरी संस्थान महिलाओं को दूध आधारित उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देता है। ये संस्थान मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों पर अब तक करीब 50 प्रशिक्षणों का आयोजन कर चुका है, जिनमें 27 गांवों की 635 ग्रामीण महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कौशल परिषद ने निर्धारित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किया है। प्रशिक्षण के बाद स्वयं सहायता समूहों ने काम शुरू किया और अलग अलग कामों को आपस में बांट लिया। मिसाल के तौर पर 2-3 महिलाएं दूध संग्रहण के काम में लग गईं, कुछ महिलाएं उत्पाद बनाने लगी, जबकि कुछ की जिम्मेदारी पैकेजिंग की होती है। इसके अलावा कम से कम एक महिला मार्केटिंग का काम देखती है और एक हिसाब किताब रखती है। इस तरह ये महिलाएं अपने परिवार के लिए अलग से कमाई का इंतजाम कर लेती हैं, और उनमें डेयरी आधारित उद्यम अपनाने की क्षमता भी विकसित हो सकती है। एनडीआरआई ने महिला सशक्तिकरण लैब में ऑन कैंपस ट्रेनिंग का भी आयोजन किया। अधिकतम महिलाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से संस्थान ने चयनित गांवों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। करनाल, पानीपत और सोनीपत ने इस दिशा में शानदार काम किया है। अपने उद्यम के शुरुआती दौर में ही ज्यादातर समूहों ने 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी हासिल की। समूह अब अपने उत्पादों को अन्य पारिवारिक कार्यों, सरकारी मेलों, आयोजनों और विवाह के दौरान आसपास के क्षेत्रों में बेच रहे हैं। करनाल में मंगलोरा गांव है। यहाँ के एक स्वयं सहायता समूह ने तो भारतीय स्टेट बैंक से डेयरी पशुओं की खरीद के लिए 10,50,000 रुपए का ऋण लिया। ये समूह नाबार्ड और राज्य लाइन विभागों की ओर से आयोजित मेलों में भी दूध, पनीर, मट्ठा और गुलाब जामुन बेचने का काम कर रहा है। करनाल ही के 2 और समूह अपने ही गाँव में घी और खोआ बेच रहे हैं। करनाल जिले के भारतीय स्वयं सहायता समूह ने तो सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का पुरस्कार भी जीता। संस्थान की ओर से इसी साल फरवरी में आयोजित राष्ट्रीय डेयरी मेले के दौरान भारतीय समूह ने पनीर बनाने की प्रतियोगिता में भी पहला स्थान हासिल किया। कोविड-19 के दौरान कुछ स्वयं सहायता समूहों ने स्थानीय ग्रामीणों की मांग के अनुसार दुग्ध उत्पादों के साथ फेस मास्क भी वितरित किए। ये मास्क महिलाओं ने ही तैयार किए थे। समूह की नियमित आय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के परिसर में कैंटीन की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है।
ग्राहक वास्तविक डेयरी उत्पादों की आपूर्ति के लिए 10 से 20% अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करने के लिए भी तैयार हैं। आजकल मिलावट का दौर है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले मिलावट रहित डेयरी उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ावा देने में भी मदद मिली है। कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं इस माह का कृषि कैलेंडर, यानी किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। अक्टूबर माह पौधों की रुपाई के लिए उत्तम है, इसलिए इसमें तैयार पौधों की रुपाई कर देनी चाहिए। बीज से तैयार अथवा उत्तक संवर्धित पौधों को 1.8 मीटर की दूरी पर खुदे हुए 45 बाय 45 बाय 45 सेंटीमीटर आकार के गड्ढों में रोपित करना चाहिए। रोपण के तुरंत पश्चात सिंचाई अवश्य करें। इसके बाद प्रत्येक 2 से 3 दिनों पर सिंचाई करें, जब तक पौधा पूर्ण रूप से स्थापित ना हो जाए। पपीते के पौधों के आसपास यदि जल भराव हो तो जल का तुरंत निकास करें। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं कृषि स्टार्टअप में आपके लिए लगातार हम लेकर आते हैं हमारे सफल कामयाब किसान जो हैं उनकी दास्तां। और आज जो दास्तां हम लेकर आए हैं एक ऐसे किसान की हैं जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। आइए देखते हैं इनकी कामयाबी का ये सफ़र हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। तुलसी गौड़ा 72 साल की एक महिला हैं। छोटी झाड़ियों वाले पौधों से लेकर लंबे पेड़ों को कब कैसी देखभाल की जरूरत है वह इसे अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए इन्हें जंगल की एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वह कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में इनकी जानकारी विशेषज्ञों से भी ज्यादा है। उम्र के इस पड़ाव पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सहेजने का उनका अभियान जारी है। भारत सरकार ने पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा की इस उपलब्धि के लिए पद्मश्री से नवाजा है। आज तुलसी गौड़ा का नाम पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी के तौर पर लिया जाता है। तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला हैं, जो कर्नाटक के होनाली गांव में रहती हैं। वह कभी स्कूल नहीं गई और ना ही उन्हें किसी तरह का किताबी ज्ञान है, लेकिन प्रकृति से अगाध प्रेम और जुड़ाव की वजह से उन्हें पेड़ पौधों के बारे में अद्भुत ज्ञान है। उनके पास भले ही कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के बल पर उन्होंने वन विभाग में नौकरी भी की। 14 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पौधे लगाए, जो आज वृक्ष बन गए हैं। रिटायरमेंट के बाद वे पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हैं। अपने जीवन काल में अब तक वे 1 लाख से भी अधिक पौधे लगा चुकी हैं।
आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में एकाध या दर्जन भर से अधिक पौधे नहीं लगाता है, लेकिन तुलसी गौड़ा को पौधे लगाने और उनके देखभाल में अलग किस्म का आनंद मिलता है। आज भी उनका पर्यावरण संरक्षण का जुनून कम नहीं हुआ है। उनकी खासियत है कि वह केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती, बल्कि पौधारोपण के बाद एक पौधे की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वह अपने बल पर खड़ा न हो जाए। बीज माता के नाम से मशहूर महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे को देसी बीजों के संरक्षण के लिए पद्मश्री मिल रहा है। जिला कुंभालने के अंबेडकर नगर की रहने वाली राहीबाई ने अपने कच्चे घर में बीज बैंक बना रखा है। उनके पास दाल, मोटे अनाज और तिलहन के पुराने देसी बीजों के भंडार हैं। वो संस्थाओं की मदद से इसे किसानों को देती हैं। कुंभालने जिले की गिनती महाराष्ट्र के अति पिछड़े जिलों में होती है। राहीबाई यहाँ के किसानों को बिना किसी रसायन के प्रयोग की खेती सिखाती हैं और उन्हें पुराने बीजों से होने वाले फायदों के बारे में बताती हैं। उनका मानना है कि देसी बीजों से ही किसानों का भला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बस हवा और पानी की जरूरत होती है। वो अभी 35,000 किसानों के साथ काम करती हैं और इनके सहेजे गए बीजों में 32 फसलों की खेती हो रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने बताया कि 20 साल पहले जब उन्होंने पुराने बीजों को सहेजना शुरू किया था, तब उनके घरवाले उनके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने घर में मना कर दिया था कि बाजारों में मिलने वाले हाइब्रिड बीज से वो खेती नहीं करेंगे और न ही उस फसल को खाएंगे। वो आगे कहती हैं कि 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खेती के नए तरीके सीखना चाहती थी। शुरू में सब्जियों की खेती पुराने बीजों से शुरू की। तब लोग कहते थे कि इससे कुछ पैदा नहीं होगा। पिछले साल बीबीसी ने राहीबाई को दुनिया भर में प्रेरणादायक और प्रभावशाली 100 महिलाओं की सूची में स्थान दिया था। राहीबाई पीटीआई से कहती हैं कि विश्वास करिए, हम जो इतना बीमार हो रहे हैं उसके लिए हमारा जहर युक्त खाना ही जिम्मेदार है। हम इतना उगा सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा। इसीलिए हमें खेती की पुरानी पद्धति और देसी बीजों की ओर लौटना होगा। उनके यहाँ जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उन्हें भी वो यही सिखाती हैं। देश की 70% आबादी गांवों में बसती है और गांवों की ज्यादातर आबादी खेती से जुड़ी है। खेती में काम करने वाली महिलाओं की संख्या किसी भी हिसाब से कम नहीं है। 2011 की जनगणना बताती है कि हमारे देश में 6 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं किसी न किसी रूप में खेती कर रही हैं। ये तादाद कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। आर्थिक रूप से सक्रिय 80% महिलाएं कृषि क्षेत्र में हैं। इनमें से लगभग 33% मजदूर और 48% स्वनियोजित किसान हैं। एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 18% खेतीहर परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन कहती है कि भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान लगभग 32% है, जबकि पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर भारत और केरल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक है। इन राज्यों की 48% महिलाएं कृषि संबंधी रोजगार में शामिल हैं, जबकि 7.5 करोड़ महिलाएं दूध उत्पादन और पशुधन प्रबंधन जैसे कामों से जुड़ी हैं। ये बात अलग है कि महिलाओं के इस योगदान को उतनी मान्यता नहीं मिल सकी जितनी मिलनी चाहिए थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में हालात बदले हैं। 2007 में किसानों के लिए बनी राष्ट्रीय कृषि नीति में खेती बाड़ी से जुड़ी महिलाओं को अत्यधिक महत्व दिया गया और कृषि विकास एजेंडे में उनसे संबंधित मुद्दों को भी प्राथमिकता मिली। महिला किसानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अलग अलग स्कीमें, कार्यक्रम और मिशन चलाए जा रहे हैं और कृषि संबंधी सभी स्कीमों पर खर्च होने वाली रकम का 30% हिस्सा महिला किसानों से जुड़ी योजनाओं पर खर्च करने का फैसला लिया गया। देश में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना भी चलाई जा रही है।
इसके दायरे में 24 राज्यों की 36 लाख से भी ज्यादा महिलाएं आ चुकी हैं। खास परियोजना में 30 लाख से अधिक गांवों को कवर कर लिया गया है। कृषि में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए 1996 के दौरान भुवनेश्वर में केंद्रीय कृषि रत्न महिला संस्थान की स्थापना की गई। ये संस्थान कृषि में महिलाओं से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर काम करता है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से भी अधिक संस्थानों की ओर से महिलाओं की मेहनत में कमी लाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए तकनीकें विकसित की गई हैं। देश के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद है। हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक गृह विज्ञान विंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 2016-17 के दौरान महिलाओं से जुड़ी 21 तकनीकों का मूल्यांकन किया गया और 2,56,000 महिलाओं को कृषि संबंधी विषयों में प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सिलाई, निर्माण, मूल्यवर्धन, ग्रामीण हस्तकला, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन जैसे प्रशिक्षण शामिल हैं। महिलाओं को क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों के माध्यम से सूक्ष्म क्रेडिट के साथ जोड़ा जा रहा है। साथ ही सूचना तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। किसान बहनों भाइयों, लगातार नई जानकारी हमें लेनी होगी और उसके लिए आधुनिक तकनीक की जब हम बात करते हैं, अलग अलग मोबाइल ऐप्स के ज़रिए भी हम मान सकते हैं कि जानकारी हमें मिलती है। तो आइए लेते हैं इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी। किसान सुविधा मोबाइल ऐप। किसान सुविधा मोबाइल ऐप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए बनाया गया है, जिससे खेती बाड़ी, बाजार भाव, मौसम, विक्रेता, कृषि विशेषज्ञ से सलाह और पौध संरक्षण आदि से संबंधित सारी जानकारी देश के किसानों को मिल सके। किसान मोबाइल से ही उच्च तकनीक से कृषि पद्धति सीख सकें, अपने खेती से संबंधित परेशानियों के लिए सीधे कृषि विशेषज्ञों से परामर्श ले सकें। तो देखा आपने कितना ज़रूरी है कि आज के समय में जो मोबाइल ऐप के ज़रिए भी जानकारी हमें मिलती है, काफ़ी लाभदायक है वो, और उसको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना। देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है। अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जे देखो, जे है हैप्पी सीडर, जे है मल्चर, जे है जीरो टिल ड्रिल, जे है स्ट्रॉ चॉपर, जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और जे है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। खासतौर से जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो इसके लिए आपको बता दें, सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
की घोषणा की गई थी, वो भी ऐसे समय में। आप समझ सकते हैं कोरोना काल में ये आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ था और उसमें इस तरह का जब फंड किया, हम कह सकते हैं ऐलान किया गया, तो जाहिर तौर पर काफ़ी जो किसान हैं उनके लिए किसी सुविधा से कम नहीं है, क्योंकि अब इसके तहत फार्म गेट पर ही इस तरह का आधारभूत ढांचा जो है किसानों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे समय पर उन्हें सुविधाएं मिल सकें और ज़्यादा लाभ जो है उन्हें मिल पाए। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ट्विटर पर क्या कुछ साझा किया गया है कृषि क्षेत्र को लेकर। किसान सुविधा मोबाइल ऐप। किसान सुविधा मोबाइल ऐप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए बनाया गया है, जिससे खेती बाड़ी, बाजार भाव, मौसम, विक्रेता, कृषि विशेषज्ञ से सलाह और पौध संरक्षण आदि से संबंधित सारी जानकारी देश के किसानों को मिल सके। किसान मोबाइल से ही उच्च तकनीक से कृषि पद्धति सीख सकें, अपने खेती से संबंधित परेशानियों के लिए सीधे कृषि विशेषज्ञों से परामर्श ले सकें। कई किसानों का प्रश्न है कि धान में गलका रोग और तना छेदक, ये दोनों समस्याएं बिहार में इस समय काफ़ी बड़े क्षेत्रों में आ रही हैं। जो गलका रोग है, वास्तव में ये शीत ब्लाइट होता है, यानी पत्ती का आवरण झुलसा या पत्ती का झुलसा कहते हैं। बिहार में किसान भाई इसको गलका कहते हैं। इसमें जो पत्ती का आवरण होता है, जो तने से लिपटा होता है, उस पे भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं और फिर बाद में पूरी पत्ती भूरी होकर सूख जाती है और आखिर में आपका पूरा पौधा भी सूख जाता है। इसको गलका रोग कहा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप प्रोपेकोनाजोल, ध्यान से सुने, प्रोपेकोनाजोल 1 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी, इसका घोल बनाए 500 लीटर और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़क दें। यानी 500 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी घोल बनाए और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़क दें। अगर ये दवाई ना हो तो आप हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं। इसकी आपको मात्रा 1 किलो लेनी पड़ेगी। 1 लीटर दवाई आप 500 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़क दें, तो ये जो गलका रोग है इसका निवारण हो जाएगा। इसी तरीके से जो तना छेदक है, जिससे आपकी सफ़ेद बालियाँ हो रही हैं, किसान भाई इसको सफ़ेद बाली रोग कहते हैं। वास्तव में ये कीड़े से होता है। इसकी रोकथाम के लिए आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड नामक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। कृषि संबंधित और जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। लेकिन चलते चलते आपको बता दें, अगर आप और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है nationalkrishidarshan@gmail.com।
इसके साथ ही आप पत्रव्यवहार के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रियाओं का। कृषि संबंधित ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।